अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, कभी कभी आलमी सियासत में असल खबर ये नहीं होती कि कौन किससे लड़ रहा है, बल्कि ये होती है कि कौन किससे नाराज हो चुका है। अमेरिका का सदर इसराइल के वज़ीर आज़म पर बरस रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात रोकने की धमकी दे रहा है। लेबनान एक नए महाज में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को खित्ते की अहम ताकत करार दे रही है, और ये सब एक ही वक्त में हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि मशरिक़ वस्ता में जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया के पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं। व्हाइट हाउस के बंद कमरे से एक ऐसी टेलीफोन कॉल लीक हुई है जिसने बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी का सारा मुनाफ़कत भरा पर्दा चाक कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर चीख रहे हैं, उन्हें पागल, नाशुक्रा और अहमक कह रहे हैं, और यहाँ तक जता रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो तुम इस वक्त जेल में होते। लेकिन ये गुस्सा किसी इंसानी हमदर्दी या गरीब लेबनानियों पर रहम की वजह से नहीं है, ये खौफ है। खौफ इस बात का कि ईरान ने तेहरान से बैठकर वाशिंगटन की नब्ज़ दबा दी है। ईरान ने साफ कह दिया कि बैरूत पर बमबारी रुकवाओ, मुकम्मल इनखला करो, वरना अमेरिका से बातचीत मुकम्मल ख़त्म। एक तरफ दुनिया की नाम निहाद सुपर पावर अपने ही पाले हुए मोरहे के सामने बेबस नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ इसी मशरिक़ वस्ता के बहरान को संभालने के लिए यूरोप को इस्लामाबाद की मिन्नतें करना पड़ रही हैं। आज जब यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह काया कालास पाकिस्तान पहुंची, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का खतरा बढ़ा, ये पाकिस्तान ही था जिसने बीच में आकर आलमी अमन को तबाह होने से बचाया। यूरोप मान रहा है कि पाकिस्तान खित्ते की वो बड़ी ताकत है जिसके बगैर मिडल ईस्ट का ये सुलगता हुआ मसला हल नहीं हो सकता। हमारी वजारत खारजा ने भी आज खुलकर पत्ते खेले हैं। अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान ने यूरोप के सामने अपना केस बिल्कुल दो टोक अंदाज में रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपने रवायती इत्तेहादियों पर असर रसूख खो रहा है? क्या ट्रंप वाकई नेतन्याहू को बचा रहे हैं, या नेतन्याहू खुद ट्रंप को ले डूबे? यूरोप की तरफ से पाकिस्तान को बड़ी ताकत मानने के बाद अब इस्लामाबाद इस आलमी बहरान में अपना क्या अगला कार्ड खेलने जा रहा है? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंडअप में। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रंप की नेतन्याहू को दी जाने वाली सख्त वार्निंग और नेतन्याहू का आगे से हटदर्मी दिखाना, ये जाहिर करता है कि अमेरिका अब इजराइल पर अपना स्ट्रेटेजिक कंट्रोल खो रहा है। लुकिंग थ्रू अ मिलिट्री लेंस, डज दिस फ्रिक्शन इंडिकेट अ कोलैप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस बिटवीन वाशिंगटन एंड टेल अवीव? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, शुरू से अगर आप ईरान वाली जंग को देखें तो अमेरिका और इजराइल दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बहुत डिफरेंट रहे हैं, और उसमें फ्रिक्शन पहले भी थी, अभी भी मौजूद है। और उसका बेसिक उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि ईरान को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज किया जाए। अमेरिका की दिहाइयों से यही पॉलिसी है मिडल ईस्ट की कि ईरान की बोगी जो है उसको अलाइव रखा जाए, और बहुत सारे मौक़ों पे अगर आप देखें तो ईरान की प्रॉक्सीज को और ईरान की पॉलिसीज़ को और इवन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजबूत करने में या बनाने में अमेरिका का हाथ रहा है तारीखी तौर पे। ये तमाम चीज़ें ये अवामिल देखते हैं, जबकि इजराइल जो है वो ये चाहता है कि जो इजराइल है उसका कंप्लीट कंट्रोल हो इस रीजन में, वो एक चौधरी बने इस पूरे एरिया का, मिडल ईस्ट का, और जो आखिरी दीवार जो ईरान की है उसको भी तहस नहस किया जाए, उसको तबाह किया जाए। तो ये दो एक किस्म के मुतसाद ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मेरी नज़र में जो नज़र आते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो सारा चलता ही मिडल ईस्ट के पैसों से है और पेट्रो डॉलर से है, चाहे वो कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है। इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ये कर चुके हैं दिफाई मुआहदे अमेरिका के साथ, और अमेरिका के ट्रुप्स की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। 50,000 से ज़्यादा ट्रुप्स इस कंप्लीट एरिया में मौजूद हैं, जिनकी तनख्वाहें, जिनका रहना सहना, जिनकी डेपुटेशन, सारी चीज़ें जो हैं वो ये अरब कंट्रीज जो हैं वो पे करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, ये जो दोनों मुतसाद एक किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं इसराइल और अमेरिका के, तो ये फ्रिक्शन पहले भी थी, अभी भी मौजूद है। अगर ट्रंप के बस में होता तो शायद पहले 2 हफ्तों में वो ये जंग ख़त्म कर देता।
क्योंकि ट्रम्प जो है वो बुनियादी तौर पे एक बिजनेसमैन है और वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को बहुत डीप तरीके से देखता है और वो नहीं चाहता कि इस जंग को जो है प्रोलॉन्ग किया जाए और एक ये वियतनाम बने उसके लिए, जिसकी वो हमेशा से मुखालफत करता रहा है। तो ये बनता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इज़राइल का असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। आप कह लें कि इज़राइल की जो जो लोग हैं या जो उनकी एक डायस्पोरा है या उनके जो स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उसने अमेरिका को तकरीबन गर्दन से पकड़ा हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ों पे ना चाहते हुए भी अमेरिका को उन चीज़ों का करना पड़ रहा है। अभी भी जहां तक पीस डील थी, मेरा ख्याल में काफी सारी चीजों पे ट्रंप ने भी कॉम्प्रोमाइज किया था और वो समझता था कि ईरान की इस जंग को अब खत्म किया जाए किसी तरह से, एक नोशन ऑफ विक्ट्री दिखा के और ये समझा के और पाकिस्तान को मीडिएटर के तौर पे इस्तेमाल करके कि भाई अमेरिका ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल कर लिए हैं। ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको तबाह कर दिया है, उनके मिसाइल प्रोग्राम को काफी नुकसान पहुंचाया है, उनकी सीनियर लीडरशिप जो कि रेडिकल थी उसको ख़त्म कर दिया है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इकोनॉमिकली ईरान जो है आइसोलेट हो चुका हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अमेरिका समझ रहा था या वो कम से कम कन्विंस कर रहा था अपने लोगों को, अपनी पॉपुलेशन को कि भाई हमने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं जो हम करना चाह रहे थे। एक पार्शियल रिजीम चेंज भी हमने कर ली है। तो बट ये वे आउट उसको मिल नहीं रहा था बिकॉज ऑफ इजराइल। देखिए, इजराइल वाज अ स्पॉइलर एंड विल रिमेन एज अ स्पॉइलर। इजराइल बड़े वसूख से ये समझता है और ये कह सकता है बिकॉज इजराइल की जो एक इम्प्रेग्नेबिलिटी थी उसको एक बहुत धचका पहुंचा है ईरान के मिसाइल रिस्पॉन्स की वजह से और बहुत नुकसान हुआ है। और वो समझता है और बड़ा क्लियर है वो इस मामले में कि अगर ईरान इस पोजीशन से निकलता है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाके बैठेगा और वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा इस एरिया के लिए और उसके अज़ाइम के लिए, जिसमें वो चाहता है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको साइन किया जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं बशमूल पाकिस्तान इस अकॉर्ड का हिस्सा बने और ये तमाम एरिया जो है वो कंप्लाइंट हो जाए इसराइल की पॉलिसीज़ पे और इसराइल की जो वो करना चाहता है उसे फ्रीडम ऑफ एक्शन हो उन चीज़ों का करने का। तो इन मामलात को देखते हुए डेफिनेटली एक चपकलिश जरूर है अमेरिका और इजराइल के दरमियान। बिल्कुल, वो जो एग्जैक्टली उनकी जो कॉल लीक हुई उसमें भी यही था कि ट्रम्प साहब फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। ऑब्वियसली सर, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स की बात की तो बजाय ठीक है वो कह ले कि हमने ये भी एक्वायर कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है ना वो रिजीम चेंज कर सके हैं, ना वो जो वो कहते रहे वो कुछ भी नहीं कर सके, वो जो धमकियां देते रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी नहीं खुलवा सके ट्रम्प साहब। तो फ्रस्ट्रेशन है, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, वहां से भी उन्हें फेस सेविंग चाहिए, ऑब्वियसली अपने लोगों को भी तो सेटिस्फाई करना है, वहां उनके अंदरूनी प्रेशर्स भी बढ़ रहे हैं और फिर इजराइल भी नहीं चाहता कि ये डील हो। अब हम देख रहे हैं किस तरह से इजराइल बैरूत पर इतने बम गिरा चुका है, फिर भी हिजबुल्ला पीछे हटने को तैयार नहीं है। सो डोंट यू थिंक कि अब ये चीज़ें, अब तो ईरान ने कह दिए वाज़े कि जब तक लेबनान से प्रॉपरली वो निकल नहीं जाते, इनखला नहीं हो जाता, हम तब तक दोबारा कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सो आपको लगता है कि अब ईरान, ऑब्वियसली ईरान तो जो कहता है वो कर रहा है, हमने देखा है कि उसने जो धमकी दी, जो कहा वो उसने किया। सो आपको लग रहा है कि जो अब इसने अब जो चीज़ शामिल की है वो ये की है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ख़त्म किया जाए, उन्होंने कहा कि जब तक मुकम्मल इनखला नहीं होता लेबनान से हम दोबारा मुज़ाकरात पे नहीं आते। तो आप पूरी सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ईरान इज द कंट्री के जिसने सबसे ज्यादा सफरिंग और सब सेक्रीफाइस की है और ईरान समझता है कि वो एक दफा का जिसे काटा हुआ है वो दोबारा से उसको उस सिचुएशन में वो नहीं जाना चाहते और वो बहुत अच्छी तरह रियलाइज करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो इस वक्त पोजीशन को जो समझता है वो ईरान ही समझता है और उसकी लीडरशिप समझती है। आप जितने भी मीडिएटर्स ले आए, जितने भी गारंटर्स ले आए, ईरान को इस रियलिटी का पता है कि ये लोग दोबारा से उसके ऊपर आएंगे और उसको कोशिश करेंगे दोबारा से एग्रेशन करने की उसके खिलाफ, जब तक कि ईरान जो है वो एक ब्लाइंड स्टेट नहीं बन जाता और उसको फॉलो नहीं करता जो इसराइल और अमेरिका जॉइंटली चाहते हैं कि ईरान जिस तरह बाकी गल्फ स्टेट्स हैं और उन्होंने फॉलो की हैं। अब ये जो पोजीशन आई है ईरान की आफ्टर दिस वॉर, ये एक बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मैं समझता हूँ, एक विक्टोरियस
कंट्री के तौर पे ये निकला है बिकॉज ऑफ द सफरिंग एंड सेक्रीफाइस, एंड सेकेंडली जो उनका विल नहीं टूटा, इतनी ज़्यादा तबाहकारी के बावजूद, इतने ज़्यादा गोलाबारी के बावजूद, इतने ज़्यादा हमलों के और दुनिया की बेहतरीन ताकतों ने उन पे जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और ऑल योर नेबर्स वर एक्चुअली योर होस्टाइल नेबर्स, उसके बावजूद उन्होंने एक कर दिखाया वो काम जो कि दुनिया ने उसको सराहा है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत सारा जो नोशन ऑफ विक्ट्री है वो ईरान ही के फेवर में है, और दुनिया इसको मानती है। वो लोग जो इसके ईरान के फेवर में नहीं भी हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज इस बात को तस्लीम करती हैं, फार ईस्टर्न कंट्रीज इस बात को मानती हैं कि ईरान जो है इस जंग से एक एक फातेह के तौर पे निकला है, और उसने सस्टेन किया है उन तमाम पेन और पनिशमेंट को। ना सिर्फ सस्टेन किया है बल्कि अमेरिका के ऊपर कॉस्ट एक दी है वॉर की, और इसराइल के खिलाफ उन्होंने जो हमले किए हैं उससे इसराइल की टेरिटरी में उसका जो हार्टलैंड है उसको नुकसान पहुंचा है, जो आज से इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो ये अनप्रेसिडेंटेड जो एक रिस्पांस आया है ईरान की तरफ से, और उनका जो रिएक्शन आया है, और उनकी एबिलिटी टू सर्वाइव और स्टैंड अगेंस्ट सच अ पावरफुल अटैक्स जो उसने दिखाया है, उसकी वजह से ईरान एक बहुत मजबूत मुल्क के तौर पे निकला है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी किसी तौर पे भी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करेगा ऑन एनी सॉर्ट ऑफ टेरिटोरियल और न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले एलिमेंट पे, बिकॉज उसने अब रियलाइज किया है कि अगर वो आज न्यूक्लियर होता तो शायद इतनी तबाहकारी उसकी ना होती, और उसको और उसकी मतलब जो एक सोवरेनिटी है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो न्यूक्लियर भी हो, और वो डेफिनेटली होमस के ऊपर एक कंट्रोल रखे। देखिए होमस वाला तो इशू कभी भी नहीं था वो एक्चुअली, तो ये तो क्रिएट हुआ इस उसमें वॉर के जनरेट हुआ, बाद बिल्कुल। आफ्टर सो मच ऑफ पेन एंड पनिशमेंट जो उन्होंने देने की कोशिश की ईरान को। तो ईरान ने भी डिसाइड किया कि ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है, और उसने किया। और मेरा ख्याल में ये तो हमेशा कामयाबी है आगे बिल्कुल इस्तेमाल ईरान होता की के रहेगा। रिजीम चेंज से कहाँ चीज वो ले आए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे डिस्कशन। सर अभी जिस तरह से तेहरान का जो असल खतरनाक प्लान कौमी ड्रोन्स या फिर नेवल माइंस फैलाकर समंदर को एक नो गो जोन बनाना, अगर ईरान ने हुर्मुज और बाबुल मंदुब को मिलाकर एक बहरी लॉकडाउन कर दिया, तो क्या अमेरिकन नेवी के सुपर कैरियर्स इस ड्रोन स्वॉर्म का मुकाबला कर पाएंगे? और आपको लगता है कि यूथीज जो है वो बाबुल मंदब पे एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ईरान ने अब दोबारा धमकी तो दे दी है? जी, मैं जो एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, मेरी अपनी जो पर्सनल असेसमेंट है वो ये है कि अब ये ना सिर्फ बाबुल ये जो है स्टेट ऑफ होर्मुज को करेंगे, बल्कि बाबुल मंदब को भी रेड सी की तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है उसको भी चोक करने की कोशिश करेंगे। और ये दिस इज वेल विद इन द रीच ऑफ ईरान कि वो ऐसी चीजें कर सकता है, या हूतीज के साथ मिलके वो ये चीज कर सकता है। उसकी अप्रोच है इतनी, उसकी इतनी एक्सेस है, उसकी इतनी रीच मौजूद है। दूसरी चीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि ईरान ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी में बड़ी महारत हासिल की है। हालांकि उनके ऊपर बहुत सैंक्शन लगी, लेकिन ये एक दुनिया का निज़ाम है, या आप कह लें जब पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लगी थी, कि जब आप सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं तो आपका बच्चा बच्चा जो है वो इस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है, और वो इस जंग का, इस सर्वाइवल का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी पे, साइंस पे, एजुकेशन पे ईरानियंस ने बहुत तवज्जो दी है, और ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि इस वक्त वो दुनिया की उन ताकतों में से है जिसकी टेक्नोलॉजी की रीच और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो दस्तरस है और कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा इनको हासिल है। ये दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से हैं जिनके पास मॉडर्न, लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है और मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसको इन्होंने हार्नेस किया है, जिसको इन्होंने टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ाया है और एज अ वेपन ऑफ चॉइस इस्तेमाल किया है, बिकॉज यही उनकी एक सर्वाइवल की और एक रिस्पॉन्स का तरीका था जो वो कर सकते थे अंडर द इन्वायरमेंट्स के जिसमें तमाम आपके नेबर्स हॉस्टाइल हों, और दुनिया की दो सबसे बड़ी एयर फोर्सेस और मिलिट्री ताकतें जो हैं, नेवल पावर्स भी आपके अगेंस्ट लड़ रही हों, और उसको उसने बड़े अच्छे तरीके से, डिसेंट्रलाइज तरीके से, सिक्योर तरीके से इस टेक्नोलॉजी को रखा है, इसको डेवलप किया है, और इसको उसके बाद एम्प्लॉय किया है और रिस्पॉन्ड दिया है अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द मिलिट्रीज जो कि मौजूद हैं। और उसका नतीजा जो है दुनिया ने देखा है। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें, आपको जब चीज़ें डस्ट सेटल होंगी तो पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है अमेरिका का, इसराइल का, और उन बिल्कुल। वो तो सर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स उनकी अपनी भी हमारे साथ शेयर हुई हैं कि किस तरह से उनका टेक्नोलॉजी में, उनका फाइनेंशियली कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। सर आपको क्या लग रहा है, शॉर्ट आंसर, कि ये मुआहिदा होता नज़र आ रहा है, ये पैक्ट डील हो जाएगी, पीस डील जो होनी है?
क्योंकि अभी मैं जो समझता बाज़ाहिर हूँ बड़े जी, सख्त sure। बयानात आ रहे हैं दोनों तरफ से। देखिए, आई एम वेरी पॉजिटिव, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से ईरान ने अपना सबक सीखा है हिस्ट्री से, वो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और अमेरिका को कोई चाहिए कि जो उसे इस मतलब अज़ाब से या इस मैडनेस से निकाल सके, वो उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, क्योंकि ईरान उसको वो स्पेस नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ इज़राइल जो है, वो नहीं चाहता कि ईरान को किसी तरह का भी लैटिट्यूड दिया जा सके, कोई अपीज़मेंट वाला एलिमेंट किया जा सके। और उसके नज़रिए में सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि ईरान को जो है ना, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज़ किया जा सके और उसकी रेजीम को चेंज किया जा सके। तो ज़ाहिरी तौर पे अभी जो मामलात चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन कोई नज़र नहीं आता, बल्कि शायद मे बी कि देयर कैन बी सम एस्केलेशन, स्पेशली जो लेबनान के खिलाफ वो अभी तक इज़राइल कर रहा है। तो उससे मैं समझता हूँ कि ईरान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है काफ़ी हद तक, अगर ये इस तरह की जो एग्रेशन है लेबनान के खिलाफ वो जारी रखेगा और गाज़ा के खिलाफ जारी रखेगा, तो चांसेस हैं कि देयर कैन बी सम एस्केलेशन ऑल्सो। राइट, थैंक यू सो मच दफाई तर्ज़े का एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाकिस्तान में बजट अब माशी दस्तावेज कम और सस्पेंस फिल्म ज्यादा बन चुका है। जून आते ही 3 तबके बेचैन हो जाते हैं। एक वो जो नए टैक्सेस लगाते हैं, दूसरे वो जो नए टैक्सेस अदा करते हैं, और तीसरे वो जो हर साल ये उम्मीद लगाते हैं कि शायद इस बार उन पर नए टैक्सेस ना लगे। इस बार भी मंजर कुछ मुख्तलिफ नहीं। हुकूमत कहती है कि मईशत संभल रही है, इस्तेहकाम आ रहा है, महंगाई कम हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। लेकिन जब एदाद शुमार की फाइल खोली जाती है तो सवालात तारीफों से ज़्यादा नजर आते हैं। सोचिए ज़रा, गुज़श्ता माली साल 2024 से 25 में हुकूमत तरक्याती बजट का सिर्फ 54% यानी तकरीबन 593 अरब रुपए खर्च कर सकी थी, जिसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि तरक्की के दावों में और तरक्याती अखराजात के दरमियान इतना बड़ा फर्क क्यों मौजूद था। दूसरी तरफ वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्याती सरमायाकारी GDP के 2.6% से सुकड़कर महज 0.6% रह गई है। 5,000 अरब रुपए के मंसूबे ज़ेरे गौर हैं, लेकिन उनकी तकमील के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार है। गोया ख्वाब बहुत बड़े हैं, मगर वसाइल मुसलसल सुकड़ रहे हैं। अब जब आमदनी कम पड़ जाए तो बजट की लुगत में एक लफ्ज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है नए इक़दामात। अवाम उससे सादा ज़बान में नए टैक्सेस कहते हैं। इसीलिए इतलात गर्दिश कर रही है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 10 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स लगाया जा सकता है। फाटा और पाटा के टैक्सेस इस्तिस्ना ख़त्म किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में इजाफा हो सकता है, जबकि मुख्तलिफ शोबों को दी गई टैक्स रियायतों पर भी नजरसानी ज़ेरे गौर है। दूसरी जानिब IMF मुसलसल ये सवाल पूछ रहा है कि अगर रेवेन्यू हदफ पूरा नहीं हो रहा तो इजाफी आमदनी कहाँ से आएगी। हुकूमत के पास भी जवाब महदूद है और ऑप्शंस भी महदूद है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ आइंदा माली साल के लिए 4% शरह नमू का हदफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ 8.2% महंगाई का अंदाजा भी मौजूद है। एक तरफ माशी इस्तेहकाम का बयानिया है तो दूसरी तरफ तरक्याती अखराजात महदूद हो रहे हैं। एक तरफ अवाम को बताया जा रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, दूसरी तरफ बजट से पहले ही नए टैक्सेस की फहरिस्त जेर बहस है। यानी माशी तस्वीर में दावे और ज़मीनी हकाइक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों एक दूसरे से मुकम्मल मुताबिकत में नज़र नहीं आते। फिर सियासी दबाव भी अपनी जगह मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन की तंजीम एपका तनख्वाहों में 200% और अलाउंसेस में 500% इजाफे का मुतालबा कर रही है। वजारतें 3,000 अरब रुपए से जायद के तरक्याती फंड्स मांग रही है, जबकि खजाना 1,000 अरब रुपए के आसपास की गुंजाइश देख रहा है। इत्तेहादी जमातों की अपनी तरजीहात हैं, सूबों के अपने मुतालबात हैं और IMF की अपनी शराइत। लेकिन इन तमाम बड़ी मुआशी बहसों के दरमियान एक और कहानी भी चल रही है, और वो है गंदम और किसान की कहानी। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई के मुस्तकिल दबाव की एक बड़ी वजह आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा भी है। सवाल यह है कि जब किसान गंदम उगा रहा था तो फिर आटा महंगा क्यों हो रहा है। यहाँ तस्वीर मजीद दिलचस्प हो जाती है। पंजाब हुकूमत इस साल तकरीबन 30 लाख टन गंदम खरीदने का मंसूबा बनाया था, लेकिन सरकारी खरीदारी सिर्फ 8,60,000 टन तक महदूद रही। नतीजा ये निकला कि मार्केट का एक बड़ा हिस्सा निजी शोबे और फ्लोर मिल्स के हाथ में चला गया।
माहिरीन के मुताबिक किसान ने अपनी गंदुम तकरीबन 3200 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त की, लेकिन आज मार्केट में इसी गंदुम की कीमत 7000 रुपए फी मन से तजावुज कर चुकी है। यानी वो शख्स जिसने फसल उगाई, पानी दिया, खाद डाली, महीनों मेहनत की, उससे अपनी पैदावार की असल कीमत ना मिल सकी, जबकि दरमियानी मुनाफे कहीं और मुंतकिल हो गया। लिहाजा सवाल ये नहीं कि बजट में कौन सा नया टैक्स आएगा या किस शोबे को रिलीफ मिलेगा। असल सवाल ये है कि क्या इस मुआशी निज़ाम में आम आदमी, तनख्वाहदार तबका और किसान कोई जगह है, या फिर एक बार फिर एदाद शुमार बेहतर और जेबें हल्की होने की रवायात बरकरार रहेंगी। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, हुकूमत एक तरफ माशी इस्तेहकाम का मिठास भरा बयानिया बेच रही है, तो दूसरी तरफ एफबीआर का सिर्फ मई के महीने में 184 अरब रुपए और 11 महीनों में 868 अरब रुपए का हौलनाक शॉर्टफॉल सामने आया है। जब बजट बनाने वालों का अपना कैलकुलेटर ही फेल हो चुका हो, तो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ने के अलावा हुकूमत के पास क्या चारा रह जाता है? क्या ये शॉर्टफॉल अब बरह रास्त तनख्वाहदार तबके की जेब से पूरा नहीं किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त स्टेबिलिटी है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ये महवर है इस चीज़ का कि हम एक आईएमएफ की इंगेजमेंट में हैं। अथॉरिटीज़ ने मनोअन उस प्रोग्राम को फॉलो किया जो आईएमएफ के साथ तय किया। दो, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिव्यू करने की ज़रूरत है जो अपकमिंग बजट है। ये तो एक बात हो गई। जो पिछले साल का 14,000 अरब का टारगेट था, अथॉरिटीज ने उसको रिव्यू करके 13,000 अरब कर दिया। और जैसे आप बता रही हैं कि यानी कि तकरीबन 1,000 प्लस का उसमें एक रद्दोबदल कहें, शॉर्टफॉल कहें, वो आ गया। पार्टली इट इज बिकॉज इकोनॉमी में इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि वो इतना कलेक्ट कर सके। कंप्लायंस गैप्स हैं, टैक्स गैप्स हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर के इश्यूज हैं। और दूसरी बात, कुछ मिडल ईस्ट वॉर ने भी आखिरी 2-3 माह जो हैं उनको इम्पैक्ट किया। ये तो एक ओवरऑल कहानी है। पाकिस्तान का जो अपकमिंग बजट है उसको बियॉन्ड टैक्स टारगेट्स ये सोचना चाहिए कि क्या हम उस टैक्स निज़ाम में ही रहेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को, पर्सनल इनकम टैक्स को सुपर टैक्स में रखा जाए, यानी कि 10% ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू हैव। 35% टैक्स है तो उसके ऊपर 10% लगाकर हम 38-40% पर्सनल इनकम टैक्स ब्रैकेट, 54% ऑन द हायर साइड जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, जीएसटी एट 18%, विदहोल्डिंग टैक्सेस, प्रिजम्पटिव टैक्सेस, टर्नओवर टैक्सेस, जो कि इटसेल्फ ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होते, जो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को नहीं बेहतर करते। सो वी हैव टू रियली डू अ रीथिंक ऑफ द फिस्कल मॉडल जो हम पाकिस्तान में चला रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर हम इसी नंबर में रहेंगे कि 13,000 अरब इस साल है, 15,260 अगले साल कर लें, 17% का इंक्रीज चाहिए, जिसका मतलब है 400-500 अरब के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। कुछ कंप्लायंस से लें, कुछ इन्फोर्समेंट से लें, कुछ नए टैक्सेस से लें, जिसमें बहुत सी बातें हैं, जिसमें ईवी पे टैक्स बढ़ा दें, सोलर पे बढ़ा दें, जीएसटी खत्म कर दें। असल बात तो ये है कि आपको टैक्सेस का वो निज़ाम बनाना है जिसमें आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस को कहें कि वो कलेक्ट करें, लैंड वैल्यू टैक्स वो कलेक्ट करें, आप कैपिटल गेन्स और प्रॉपर्टी कलेक्ट करें, आप रिटेल और होलसेल को प्रॉपरली इनकम टैक्स के निज़ाम में लाएं। पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त अपने टैक्स के निज़ाम को चला रहा है, मैंने बार बार ये बात कही है कि ये एक तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं है इसमें, जो आप दे रहे हैं और जो कोई और दे रहा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इनकम जहां भी जनरेट हो उसको हॉरिजॉन्टली इक्वली टैक्स होना चाहिए। इसी तरह जो नुकसान हमारी एनर्जी कंपनीज कर रही हैं, एसओईज कर रही हैं, उनको फिस्कलाइज करना, यानी कि टैक्स के पैसे से लेकर बजट करना, सब सिर्फ इसलिए कि सर्कुलर डेट का नंबर ना बढ़े, इन चीजों से निकलना चाहिए। रिफाई बजट, या जिसे कहेंगे ऐसा बजट जो पाकिस्तान के रिफॉर्म करे स्ट्रक्चर्स को, ये हमें बनाना चाहिए। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी स्पेस क्रिएट हुई है, हमने अच्छी फॉरेन डिप्लोमेसी की है, हमने 10 मई किया है पिछले साल, हमने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, पीआईए प्राइवेटाइज हो गई, कुछ इदारे बंद हो गए, कुछ 54,000 जॉब्स हमने निकाल ली। ये अच्छे काम है हुकूमत के, पर जो डेप्थ चाहिए इस बजट में वो भी आनी चाहिए। सिर्फ इस तरह अपने मालियाती खसारे को जो कम किया गया, ये भी एक अच्छा कदम है, हम 4% पे ले आएंगे अपने मालियाती खसारे को। पर ये देखना है कि क्या ये सस्टेनेबल वे है टू ब्रिंग मालियाती खसारा एट दिस लेवल, या ये वो तरीका है जिससे हमारी इकोनॉमी के हुजम को बढ़ाने में हमें दिक्कत आ रही है। इसी तरह कुछ काम जो और हम करने की कोशिश कर रहे हैं,
जिसमें हम पॉस मशीन्स उनको आगे लेकर चलें। हमने ये पीओ टीयर 1 में जाकर कवरेज बढ़ाई है पॉस मशीन्स की, ये अच्छा काम है। डेटा माइनिंग बहुत बड़ा काम है। हमने नए ऑडिटर्स को लाकर अगर नए ऑडिट करें ताकि हम रिस्क बेस्ड कंप्लायंस ले सकें। डिजिटल में काम हुआ है पाकिस्तान पे, ये अच्छी चीजें हैं। नेशनल टैरिफ रिफॉर्म एक अच्छा काम है, पर ये सब चीजें जब तक बजट के स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं ना हम देखेंगे तो ये कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो बजट के स्ट्रक्चर की तब्दीली अगर हम देखें, इससे आप बहुत गुड थिंग है इसके आप बहुत मुश्किल चीजें बड़ी आसान कर देते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए भी। मेरे फिर एक बहुत सादा सा सवाल है, बेसिक सवाल है कि एफबीआर हर साल आम दुकानदार और बड़े ताजिर को टैक्स नेट में लाने के दावे करता है, लेकिन आखिर में मई के महीने की तरह जब हदफ पूरा नहीं होता तो पूरा बोझ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया जाता है। हुकूमत इन बासर माफियाज और बड़े ताजरों के सामने घुटने क्यों टेक देती है, जिनकी वजह से हर बार हमें 868 अरब जैसा बड़ा खसारा होता है? मजे की बात ये अच्छी है कि अब आप जैसे लोग जो कि मीडिया पे गुफ्तगू करते हैं वो भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो उन पे बोझ टैक्सेशन का आना चाहिए वो हम डालते ही नहीं है। पहला हो गया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, 10 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, 600 से 800 अरब का पोटेंशियल है। नंबर 2 जिसका आपने जिक्र किया है, रिटेल और होलसेल सेक्टर। देखिए ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक 20 से 40% हुजम हो हमारे इस सेक्टर का और वो टैक्स इतना कम दे, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में उनको नहीं ला सके, हम ब्रॉडन नहीं कर सके, हम मीनिंगफुल जिसे कहते हैं स्कीम्स में उनको ला नहीं सके और हम उनसे कंप्लाइंस ले नहीं सके। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब भी अगर दोबारा बातें हो रही हैं कि 25,000 की उन पे स्कीम लगा दी जाए, टीयर 1 नहीं जो टीयर 2 3 के रिटेलर्स हो सकते चलें यही लगा लें, बट कुछ तो उनको, इसका मतलब है 2,000 रुपए महाना। ये मतलब अगर ये भी नहीं उन्होंने देना तो जो सड़क, जो डिफेंस, जो फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें, फिर मतलब कहीं और जाकर रह लें। मतलब आपका कैमरामैन जो सामने है इस वक्त, वो अगर 55,000 रुपया कमा रहा है ना तो अपने ऊपर के 5,000 पे टैक्स दे रहा है, और वो लाखों कमा रहे हैं और उस पर टैक्स नहीं दे रहे। ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली सर, आईएमएफ के कहने पर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर भी 10 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स और फिर फाटा पाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म, और फिर पेट्रोल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी दुगनी की जा रही है। जो शोबे अब तक सांस ले रहे थे हुकूमत, उनका भी गला घोंटने जा रही है। जब हर चीज पर टैक्स लग जाएगा तो मार्केट में फिर बिजनेस कौन करेगा, नौकरियां कहां से आएंगी? देखिए एक तो बात यह है कि क्रिप्टो में अगर लोग पैसे बना रहे हैं तो हमें इस पे मूव करना है कि whoever is making profit, whoever is making wealth must be taxed, right? बट अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस टैक्स से निकालें लोगों को, इसीलिए लोग फॉर्मल सेक्टर में नहीं आते। अगर क्रिप्टो में ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स पीपल हैव मेड अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी एंड विल मेक मनी, तो आप क्या चाहती हैं कि आप तो एक चप्पल बनाएं, उसको बेचें, 100 रुपया कमाएं, मैं उस पर आपसे 40 रुपए ले लूं, पर जो क्रिप्टो वाला 100 करोड़ बनाए तो मैं उससे 40 करोड़ ना लूं? बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं होनी चाहिए। इसको रेगुलराइज करना चाहिए बिकॉज ये काम होता है, ये बहुत से यंगर लोग कर रहे हैं, और उसको सिस्टम में लाना चाहिए, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनाना चाहिए। डिजिटल पेमेंट्स का जो सिस्टम है, डिजिटल इनवॉइसिंग का, इंटीग्रेशन ऑफ पीओएस का, सीएनआईसी, बैंक ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी, इंपोर्ट डेटा ट्रायंगुलेशन, ये सब काम करना चाहिए। इसी से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ये सारा डेटा और बता सकते हैं कौन क्या काम कर रहा है, और बैंक अकाउंट्स आपके पास हैं। पाकिस्तान इज अ डेटा रिच कंट्री। यही चीजें हैं जो हमें करनी है। अब ये कर इसलिए नहीं पाते कि जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी आप बार बार एफपीआर का पूछती हैं मुझसे, जो हमें चाहिए, जो हमें डेवलप करनी है, जो हमें होनी चाहिए, वो हम डेवलप कर नहीं पाते बिकॉज वी डोंट पुट आवर बेस्ट पीपल इन दीज मिनिस्ट्रीज, चाहे वो रेवेन्यू मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एफपीआर हो। Pay them well and then give them targets to go with it. वरना तो पाकिस्तान का 10% के करीब टैक्स टू जीडीपी है, एफपीआर का प्रोविंसेस का 0.7 है, मिला जुला के 11% है, इसी पे चलते रहेंगे। 15% का क्लियर पोटेंशियल है। अगर ये 4% लेना शुरू कर दें तो फॉरेन रिलायंस कम हो जाएगी आपके, जो आप लेते हैं फॉरेन लोन्स। यही है पाकिस्तान का फ्यूचर। बट दैट ऑल्सो मीन्स के हमें जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, पेट्रोलियम लेवी जैसी, मैन्युफैक्चरिंग पे सुपर टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स पे सुपर टैक्स, जीएसटी की शरह 18% से नीचे लाना, ये सारे काम भी करने चाहिए।
This budget, Shajia, is truly important. It is the last budget. Literally अक्टूबर 2027 में IMF की अम्ब्रेला खत्म हो जाएगी. अगर ये स्ट्रक्चर ना ठीक किए आपने तो फंड में से जब निकलेंगे कुछ अरसा गुजरेगा नहीं, फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का फिर एक और क्राइसिस आएगा एंड यू विल बी बैक टू द फंड. आई होप सर कि इस दफा हमारे हुक्मरान तबके को कोई रियलाइजेशन हो. थैंक यू सो मच. डॉक्टर खकान नजीब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी. वक्त है छोटी सी ब्रेक का. देखते रहिए सुनो राउंड. वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप. इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब. उनसे गुफ्तगू करेंगे ज़राअत और किसान के मसाइल को लेकर मौजूदा हुकूमत की उस पॉलिसी पर जिसमें ये कहा जाता है कि सब अच्छा है, सारी हमारी पॉलिसीज किसान दोस्त हैं, जबकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो मैंने अपने इंट्रो में भी आप लोगों से शेयर की है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई के मुस्तकिल दबाव की एक बड़ी वजह आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा भी है. खालिद साहब, आपको मैं वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में. खालिद साहब, किसानों को लेकर जो एतराज़ात और शिकायत हैं वो हर गुजरते दिन के साथ हमें सुनने को मिलती हैं. इस वक्त बजट सर पर है, किसान दोबारा सरापा एहतजाज है और शिकायत कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप बुनियादी मसाइल बताएं कि आखिर किसान को क्या शिकायत है और क्या ये किसानों की पॉलिसी को लेकर हमेशा ही ऐसे मसाइल रहे हैं या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से आपको बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है? जी, बहुत शुक्रिया आपका और सुनो का. जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस टाइम पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहा है उसमें ज़राअत अफेक्ट हो रही है और किसान अफेक्ट हो रहा है. जैसे अभी कॉटन की काश्त थी हमारी, तो जनूबी पंजाब में, क्योंकि कॉटन सारी जनूबी पंजाब में काश्त होती है, तो 50 टेम्परेचर पे जब पौधा निकलता था जल जाता था. तो अगर गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज पे और हमें सीड ना दिए तो पिछले साल यही गंदम, जैसे आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी पंजाब गवर्नमेंट कर रही थी कि हमारे पास गंदम वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से और मौसमी की वजह से, मौसमी जो हमारी बारिशें हुई, जो आखिरी टाइम गंदम तैयार थी, तो एवरेज हमारी 10 से 15 मन एकड़ कम हो गई. तो आज पंजाब में गंदम 4,000 रुपये मन है. और जो गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी शुरू की थी कि ये गंदम खरीदेंगी, वो लोगों के घर पे छापे मार रहे हैं और घरों से गंदम निकाल रहे हैं, क्योंकि गंदम इस टाइम कम पैदावार हमारे पास आई है. इसी तरह आप आलू देख लें, आलू हमारी जमीनों पे रुल गया, कोई खरीदने वाला नहीं था. इसके अलावा अभी मकई की फसल है, मकई जो है वो 3,000 से स्टार्ट हुई, आज 1,800 रुपये मन बिक रही है. तो और दूसरा, सूबे बंद कर, कितना जुल्म है कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान और KPK में हालात खराब हैं, अमन के इश्यूज चल रहे हैं. तो उस वक्त सूबों का गंदम को रोकना, खासकर पंजाब का रोकना, ये अच्छी बात नहीं है. अगर गंदम नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर उस पर नोटिस ले और बाहर से गंदम वो आके चारों सूबों को दी जाए. जैसे आपने देखा भी, चीनी मालकान कह रहे हैं कि हम चीनी बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी डीरेगुलेट हो गई है तो हम चीनी बाहर भेजेंगे. लेकिन किसान की गंदम जो है वो जिला क्रॉस नहीं कर सकती. और चीनी मालकान, जिन्होंने पिछले साल भी ऐसा किया कि चीनी उन्होंने बाहर भेजी और कहा कि हमारे पास वाफर मिकदार में, और दोबारा वो चीनी उन्होंने बाहर से मंगवाई. हाँ जी, फिर इंपोर्ट करनी पड़ी और मुनाफाखोरों ने फिर से मुनाफा कमाया उस पे. बिल्कुल. देखिए, आज आपने देखा है, कल लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को शुगर मालकान ने कि हमें जो है ना चीनी बाहर भेजने की इजाजत दी जाए. और अब वो गवर्नमेंट आपने देखना है, किसान थोड़ी है, बाहर भेजेंगे और फिर कहेंगे किल्लत तो चीनी मालकान है. हाँ, और फिर इंपोर्ट करेंगे. लेकिन हुकूमत पंजाब, खसूसन मरीम नवाज साहिबा जब से आई हैं, वो तो ये कहती है कि मैंने किसानों के लिए बड़े मिसाली इकदाम किए हैं जो पंजाब की तारीख में किसी ने नहीं किए. सब्सिडी से लेकर सैलाब में डूबे किसानों की मदद, ट्रैक्टर स्कीम, ट्यूबवेल स्कीम, वो तो अपने काम गिनवा कर ये बताती है कि उन्होंने कितना खुशहाल किया है आपको. लेकिन आप लोग जब बताते हैं तो शिकायतों के अंबार होते हैं. क्या माजरा है आखिर? जी देखें जी, 2024-25 ये 26 आ गया है. 2024 में गंदम हमारी 2200 से 2800 में बिकी. 2026 में गंदम हमारी वही 2600-2700 में बिकी. और हम गवर्नमेंट, CM पंजाब साहब से अपील करते रहे कि खुदा के वास्ते एक गंदम का इशू, गंदम हमारी खुराक का मसला है, इसको आप ना छेड़े. लेकिन उन्होंने कहा जी पहले हम जो है ना कंपनीज आपसे खरीदेंगे, एप्लीकेशन ले लो, उन्हें खरीदी. फिर उन्होंने कहा EWR सिस्टम हम देंगे, जिसमें हम कंपनीज देंगे, गंदम स्टोर कर लेंगे, एक दाना नहीं खरीदी. आज इन्होंने 60 कंपनीज ली हैं प्राइवेट सेक्टर में और उनको 6 अरब का बारदाना दिया है. मेरे कार किसान को एक बारदाना, एक बोरी नहीं मिली.
गंदम इस पे मार्केट में 4,000 है और वो 3,500 में घरों से जाके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को गवर्नमेंट खरीद के दे रही है। तो मैं मरीम साहबा, आप तो 3 गंदम की आपके आ गए, फिर आलू की फसल आपके सामने है। आलू अभी तक लोगों के स्टोरों में गल रहा है, स्टोरों के पैसे देने के काबिल नहीं है। प्याज हमने पिछली दफा हमने कहा कि चलो प्याज काश्त कर लेते हैं जिससे हम मार्केट में अपना गुजारा कर लेंगे, उसका भी ये हाल है। गन्ना का रेट आज से 5 साल पहले 400 रुपए मन था और आज गन्ना हम 280 रुपए मन बेच रहे हैं। देखो, किसान की हर चीज सस्ती हो गई और बाकी सारी चीजें, फर्टिलाइजर है, खाद महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, सीड महंगा हो गया, हर चीज महंगी होगी, बिजली का यूनिट महंगा हो गया। लेकिन कैसा जुल्म है कि किसान की हर साल फसल का रेट गिर जाता है। हमारे पड़ोस मुल्कों में देखें, यकीन करें कि एक एकड़ पे 70 मन कॉटन है, हमारे 1 एकड़ पे 15 मन कॉटन है। क्योंकि हमने क्लाइमेट पे काम नहीं किया, सीड पे काम नहीं किया कि हमें अच्छा सीड दिया जाए। अगर अल्लाह ना करे इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने क्लाइमेट पे और किसानों के लिए काम ना किया तो अभी तो ये 30 लाख मैट्रिक टन गंदम अभी पंजाब गवर्नमेंट मंगवाने की कोशिश कर रही है। अगले सालों में ना आपको गंदम अवेलेबल होगी, क्योंकि हर साल किसान को अगर गंदम का रेट नहीं मिलता तो 30-40 हजार रुपए पर एकड़ लॉस करता है। तो इस हवाले से हम फेडरल गवर्नमेंट से और सूबाई मरीम साहबा, हमसे अब आपसे क्या लड़ाई है? हम किसान हैं, आप सीएम हैं, लेकिन अल्लाह गवाह है कि आपके एडवाइजर जो है ना वो आपको गलत ब्रीफ कर रहे हैं। जाके गांव में जाएं, अपने एमएनओ से पूछो कि यानी क्या कि हालात मरीम है नवाज किसानों साहिबा का। को खुद ग्राउंड रियलिटीज का भी अंदाजा नहीं है। जो उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है वो उसके मुताबिक बोल रही हैं। अभी आलमी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह हर महीने आटे और गंदम की कीमतों में होने वाला इजाफा है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने किसानों से 30 लाख टन गंदम खरीदने का वादा किया था, लेकिन खरीदारी सिर्फ 8,60,000 टन हुई है। इसकी वजह क्या बताई गई है आप लोगों को? और क्या हुकूमत के मुतल्लिका अफराद के साथ आपकी कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जहां आपकी मानी जाए, आपके साथ डिस्कस किया जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई बताएं आपके क्या मसाइल है, इसका क्या हल निकाला जाए और उसके अकॉर्डिंगली फिर पॉलिसी बनाई जाए? देखें जी, हम कोई चीनी मालिकान हैं, हम कोई फर्टिलाइजर मालिक हैं, हम कोई वो थोड़ी, हम तो गरीब किसान हैं। आप देखो बजट आया है तो उन्होंने इंडस्ट्री वाले को बुलाया है, उन्होंने बिजनेसमैन को बुलाया है, उन्होंने ताजिर को बुलाया है, लेकिन एक किसान था जिसको पूछा भी नहीं कि आपके बजट में हम आपके लिए क्या करें। तो अभी जैसे आपने गंदम का बताया कि इन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर को 6 अरब रुपए की बोरी दी है और उसको कहा है कि जाके गंदम किसानों से खरीदें। अल्लाह गवाह है कि कोई गंदम खरीदी नहीं गई। गंदम कैसे खरीदी जाए? गंदम जिसकी 100 मन होनी थी उसकी 30 मन हुई है और उसने अपने पास घर में रख ली है। अब गवर्नमेंट ने जो 6-7 लाख खरीदी मैट्रिक टन, ये सब जाके कभी किसी के घर में रेड कर रहे हैं, कभी किसी के घर किसान की पैरा फोर्स के साथ छापे मार रहे हैं। ये कैसे हमारे साथ जुल्म है कि हमारी चीज है। मरियम साहबा कहती है कि मैंने डीरेगुलेट कर दी, जो इसका रेट मिले आपकी किस्मत है। पिछले साल हमें 2600 मिला, उस वक्त तो मरियम साहब ने हमें 4,000 नहीं दिलवाया। आज हमारा रेट अगर 4,000 गंदम बिक रही है तो मरियम साहब हमारे घर पे छापे मार रही है, हमें डिस्ट्रिक्ट से अगले डिस्ट्रिक्ट जाने नहीं दे रही। जब डीरेगुलेट हो गया तो फिर हमारा राइट है कि हम गंदम बाहर भेजें या किसी दूसरे सूबे को दें। नो डाउट किसान ने रात दिन खून पसीना बहाकर फसल उगाई और उसे ओपन मार्केट में मिडिलमैन और बड़े सनतकार को महज 3200 रुपए फी मन के कोड़ियों के दाम बेचना पड़ा, जबकि आज वही गंदम मार्केट में 5 से 6 हजार रुपए मन बिक रही है। किसान तो लुट गया है, इसमें कोई डाउट नहीं, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक ही सीजन में डबल मुनाफा कमा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि किसानों की तंजीमों समेत उनके रहनुमाओं ने कोई ऐसा इकदाम क्यों नहीं उठाया कि वो हुकूमत को बावर करा सके कि हुकूमत ना इंसाफी कर रही है। आप खुद चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, आप लोग क्यों नहीं प्रेशराइज कर सके हुकूमत को? जी बिल्कुल, हमने क्यों नहीं किया जी। हमने एहतजाज किए, हमें पिछले साल लाहौर में गिरफ्तार किया गया। हम एहतजाज की कॉल देते तो हमें घरों से गिरफ्तार किया जाता है। तो हमने तो हर दफा एहतजाज करने की कोशिश की है जी। और बजट में हमारे पास क्लाइमेट पे, पानी पे, डैम्स पे, सीड पे काम ना हुआ तो भरपूर एहतजाज करेंगे और चारों सूबों से पैदल लोग चलेंगे और गवर्नमेंट फेडरल सूबाई गवर्नमेंट में भी जाएंगे और फेडरल गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि अब हमारी बस हो गई है। हमारी तीसरी फसलें हैं जिसमें हमें ना गन्ने से कुछ मिला है। अभी देखिए गन्ना हमारे से खरीद लिया है, अरबों रुपए शुगर मिल पैसे ही नहीं दे रही। हम अगर तो आपको नहीं पैसे देने तो हमें चीनी दे दो जो हमारे गन्ने से जो निकली है।
क्योंकि उन्होंने वो चीनी महंगी बेचनी है और बैंकों से भी उन्होंने सूद लिया हुआ है। हमें किसी जगह पे किसी मकाम पे ना बुलाया जाता है ना पूछा जाता है। हमने इस्लामाबाद 2022 में 10 दिन डीजॉक से पहले सेंटोर्स पुल के नीचे 10 दिन भूखे प्यासे पड़े रहे। प्राइम मिनिस्टर ने हमसे मीटिंगें की और हमें 250 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया कि हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन 1 महीने बाद कहा कि IMF का प्रेशर है, आपको कुछ नहीं कर सकते। तो खालिद साहब, पंजाब की तारीख है कि ये किसानों की धरती है। पाकिस्तान में तो हमें अब नजर ही नहीं आता कि किसान की धरती बची है, मगर हमारे पड़ोस में भारतीय पंजाब के अंदर जो हालात हैं वो दुनिया में किसानों के लिए बड़े आइडियल माने जाते हैं। मुफ्त बिजली, खादें सस्ती, बाकायदा सब्सिडी और फसलें हरी भरी। क्या फ़र्क है पाकिस्तान की पंजाब की ज़राई और किसान पॉलिसी और भारतीय किसान पॉलिसी में? क्या यहाँ के किसानों ने कभी कोशिश की कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर हुकूमत को पेश किया जाए? जी, हमने बहुत कोशिश की। हमने हर तरह के एहतजाज किए, कोशिश की, गवर्नमेंट से अपीलें की कि आप ज़राअत की तरफ बिल्कुल आपकी तवज्जो ही नहीं है। अब उधर मिलती है यूरिया 1200 की, मुझे यूरिया DAP मिल रही है 1300 की, मुझे मिल रही है 17,000 की। उनको डीजल जो है ना वो मिल रहा है 50 रुपए में, मुझे मिल रहा है 400 रुपए में। इसी तरह उनका जो सीड है वो फ्री है, बिजली का यूनिट फ्री है। तो और दूसरी बात ये है कि किसान को उसकी फसल काश्त होने से पहले गवर्नमेंट उनका रेट डिसाइड कर देती है कि आपकी ये कास्ट आएगी, ये आपका प्रॉफिट है। हम तो ये सोचते रहते हैं कि अगर हमारी मकई तैयार हो जाएगी तो वो बिकेगी कितने में, आलू तैयार हो जाएगा तो बिकेगा कितने में, गंदम तैयार हो जाएगी तो बिकेगी कितने में। और फिर गवर्नमेंट, हम कैसे बेबस लोग हैं कि जमीनें हमारी, पैसा हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारी, और जब हमारी फसलें तैयार हो जाएं तो रेट गवर्नमेंट डिसाइड करे या शुगर मालकान डिसाइड करे। इससे ज्यादा मजबूर किसान क्या हो सकता है? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट हमारे साथ मौजूद। और हम हर बार कोशिश करते हैं और बहरहाल कोशिश करते हैं कि हम किसानों के मसाइल उजागर करें और हुकूमत तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँ। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।